कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? पादप कोशिका कहां तंत्रिका कोशिका? तुम तो कहीं भी कुछ भी उछाल लेते हो। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग राजधानी यानी रिक्तिकाएं दिखाया अभी बुलेट में आप लोगों को। तंत्रिका तंत्र पादप में नहीं होता, जंतु में होता। तुम तो कहीं भी कुछ भी घुसोड़ देते हो भाई। इसलिए तो समझा रहा हूं कि बेटा केवल पढ़ो मत, रटो मत, समझना ज्यादा जरूरी है। इधर ठूसो। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, ये सब। और मैंने कंपेयर कराया भी हूं आप लोगों को। पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम तंत्र होता है, बस जाइलम फ्लोएम तंत्र पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतुओं में नहीं होता। तो जीव जंतुओं में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों का तंत्र, पेशी तंत्र बोलता है, पेशी तंत्र ये होते हैं उसमें। वो अपना परिवहन तंत्र, अपना धमनी और सीरा वाला वो होते, ऐसे तंत्र होते हैं। उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इनमें ये होते हैं, तो मतलब इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, पेशी तंत्र होता है ना, परिवहन तंत्र धम सीरा वाला होता है, तो उसमें नहीं होता। वो सब चीजों को समझो भाई। पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, यहाँ पे केंद्रक होता है बीच में, तो वो होती है रसधानी। रसधानी इसी को बोलते हैं रिक्तिका, रसधानी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिक्तिका, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। मैं क्यों कंपेयर करा रहा हूं, आप समझो पहले चीजों को अच्छे से, है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। और मैंने पहले ही बोल दिया, 9वीं से लेकर के 12वीं तक स्कूल लाइफ के 4 साल और कॉलेज लाइफ के 5 साल, कुल मिला के 9 साल पढ़ाई पे ध्यान दो, बस केवल पढ़ाई पे। थोड़े मोड़े अपने घर के काम है वो सब करो, और 9 साल पढ़ाई पे ध्यान दो केवल। यदि इतना आपने ध्यान और मन से कर लिया तो आपके लाइफ के मजे ही मजे, और नहीं तो फिर छोड़ दो। अब तुम 70-80 साल के लाइफ के लिए 9 साल भी नहीं दे सकते तो फिर तो बहुत भैया कुछ नहीं कर सकता आप कोई। तुम्हारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे को वो नहीं दे सकते, है ना। तो रसधानी सबसे बड़ा अंग है, ध्यान रखो किस में कौन सा अंग किधर को क्या है सब। और मैं तो इतना अच्छे से पढ़ाता हूं, वो कंपेयर करा के सब चित्र फित्र बता के सुना के, ध्यान देती नहीं तुम लोग। तो रसधानी सबसे बड़ा अंग होता है, रसधानी ध्यान रखना। ये रसधानी बड़ा अंग तो है, पर ये एक्चुअली ये जो अंग होता है ना, ये अपशिष्टों को, अपशिष्ट, अच्छा एक बात और समझना, अपशिष्टों को जमा रखने वाला अंग होता है। जो जंतु होते हैं ना, जंतु मानव भी जंतु है, तो जंतु जो होता है, अपन जो जंतु होते हैं वो खाते हैं जिस चीज को, तो अपशिष्ट निकलता है उसको समय समय पर निकालते रहते हैं। हमने भोजन किया उसका जो है मल निकाल देते हैं, हमने पानी पिया उसका जो है मूत्र निकाल देते हैं, पसीना निकाल देते हैं। मतलब समय समय पर उसको खाते निकालते रहते, खाते निकालते रहते, खाते निकालते रहते। पर पेड़ पौधे जो खाते हैं उसको हमेशा नहीं निकालते। कभी देखिए वो पेड़ पौधा तो पोटी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, अबे आम का पेड़ मूत्रा भग 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 भग, तो पोटी कर रहा भग 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 भग, कभी देखिए वैसा? तो कहां जाता है भाई? खाते तो हैं, ये ग्लूकोज तो बन रहा है, पानी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है, खनिज लवण जा रहे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ निकालेंगे। पर निकलता है क्या? तो ये क्या रखते कहां है फिर? अभी बहुत ध्यान समझना। तो ये रखते कहां है? तो ये हर एक कोशिका में सबसे बड़ा अंग होता है रसधानी, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बोलते हैं इनको। ये अपशिष्ट पदार्थ को रखते हैं अपने पास। क्रिया कहां पे होगी? कौन सी क्रिया? शोषण क्रिया, है ना, शोषण क्रिया होगी, है ना। प्रकाश संश्लेषण भी ले लो, शोषण भी ले लो। ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर कौन है? यहां पे क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये बताया मैंने, प्रकाश संश्लेषण हुआ, यहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज ऑक्सीजन कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। शोषण क्रिया होगी, ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा के साथ कुछ अपशिष्ट भी निकलेगा। वो अपशिष्ट कौन होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, समझना। यहां पे बनता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है यहां पे। कुछ शोषण के लिए चल जाता है, कुछ जाता है शोषण के लिए, मतलब ये समझ लो कुछ जाता है, और ज्यादा मात्रा जो है उसकी ज्यादा, यहां प्रकाश में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में बनती है। शोषण में मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपए बन रही है, पर वहां शोषण में लगना है केवल 20 रुपए, तो 80 रुपए क्या करेगा? तो 80 रुपए जो स्टोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिया था वो उसी स्टोमीटर से ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, वायुमंडल में जाती है। वो कौन लेता है? जीव जंतु मानव, ठीक है ना। वो जंतु जीव नहीं, मतलब जंतु मानव लेते हैं, ठीक है। ऐसा चलता है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं, तो ऐसा चक्र चलते रहता है, ठीक है। तो यहां पे चला गया, और यहां पे बनेगा जब क्रिया होगी, दहन की क्रिया होगी। जब भी कोई दहन की क्रिया होगी तो केवल ऊर्जा तो ना बनेगी, केवल ऊर्जा तो ना बनेगी, क्या बनेगा? कुछ अपशिष्ट भी तो बनेगा, है ना। जब ग्लूकोज यहां पे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऐसी सब चीजें रहेंगी। तो भैया जो भी और अपशिष्ट बने, तो जो अपशिष्ट बनेगा वो अपशिष्ट कहां जाता है?
प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली O2 बाहर निकल गई, पर यहां जो अपशिष्ट बचेगा वो कहां आता है? वो आता है रसधानी। रसधानी में आके अपशिष्ट कई सालों तक, कई महीनों तक जमा रहता है, हमेशा निकलता नहीं जैसे मानव में, जंतु में निकलता है ना, यहाँ पे जमा रहता है, इसलिए बड़ा अंग होता है। इसमें बहुत सारा अपशिष्ट जमा होता है। जब ये अपशिष्ट पूरा, इसकी थैली जो है रसधानी की भर जाती है, तो अब उसका, और जब ये भर जाती है तो वो जो है हीमोग्लोबिन के mg को खत्म कर देता है, समझिए। जैसे हमारे शरीर में जहर जमा रहे, होते रहेगा तो हमारे शरीर नीला पड़ जाता है। हमारा रंग कैसा है अभी? लाल या गोरा, तो फिर कैसा हो जाता है? नीला। पीलिया हो जाता है ना हमको कभी कभी, तो हमारा शरीर पीला पीला हो जाता है, तो बस वैसा ही है। तो यहाँ पे अपशिष्ट जमा होता है, ये अपशिष्ट क्या कर देता है? इसके एमजी को खत्म कर देता है, और कोई और ये पत्ती कैसी हो जाती है? पूरी पीली हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और पीली होने के बाद ये पत्ती फिर झड़ जाती है, पतझड़ जो भी बोलती है। और वो जो अपशिष्ट था वो कहां चल जाता है? जमीन चल जाता है, वो पत्ती के माध्यम से। इस तरह से जो पेड़ पौधे अपने 10वीं पढ़े भी है, अपने पेड़ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को पत्ती के माध्यम से, ठीक है, और वो ऑक्सीजन भी उत्सर्जी पदार्थ हुआ उसका, है ना, ऑक्सीजन भी है, तो वो स्टोमेटा से ऑक्सीजन छोड़ देता है, और पत्तियों के माध्यम से, और जड़ वर्ग के माध्यम, कुछ माध्यम जड़ वर्ग के माध्यम से भी, वाष्पीकरण के माध्यम से मिट्टी में, ऐसा तो मेन होता है अपशिष्ट, इसलिए बड़ा अंग होता है, ठीक है। ये हमेशा नहीं करते, इसको आप समझना। मां के गर्भ में जब 9 महीने तक बच्चा होता है, ठीक है, जो एक बच्चा है मां के गर्भ में 9 महीने तक जब वो विकास वृद्धि करता है, तो वो खाता भी तो है ना, ठीक है, जो मां खाती है वो भी खाता है। तो मां जो खाती है वो डायरेक्ट उसके तक नहीं जाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, और वो जो मां से बच्चे का जो एक लिंक होता है, मतलब जो जुड़ा होता है, तो क्या बोलते हैं, जिससे भोजन जाता है? प्लेसेंटा, ठीक है। मां का संबंध इस बच्चे से, बच्चे के नाभि से एक पाइप जुड़ा रहता है, इस पाइप को बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके बारे में सब अपन पढ़ चुके हैं 10वीं में पहले ना, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी से जो मां जो भोजन करती है, वो भोजन पर जैसा मां करती है उस रूप में नहीं जाता, वो डाइजेस्ट रूप में, ग्लूकोज वगैरह के रूप में जाता है, ऑक्सीजन के रूप में जाता है। भाई इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, तब तो ये वृद्धि विकास करेगा ना। तो इसके वृद्धि विकास के लिए भोजन, ऑक्सीजन जो मां करती है, मां जो खाती पीती है, और मां जैसा सोचती है, समझती है, ऐसे माहौल में रहती है, वैसा माहौल सोच समझ इस बच्चे को मिलता है। इसलिए तो बोलते जैसे माँ बाप है वैसा बच्चा, डीएनए वो कहां से, वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा से भोजन गया, ऑक्सीजन भी गया, और ये वृद्धि विकास कर। अब ये जब खा रहा है तो निकालेगा भी, है ना। तो कभी देखिए, नहीं जी वो मार नहीं कर रही है पोटी, वो बच्चा कर रहा है उनके, ऐसा कोई सुने हो? हाँ, आपको मालूम है ना ये चीज, कि ये वो एक थैली में जमा रहता है। तो गर्भाशय के अंदर में जब बच्चे का विकास होता है, तो उसके अंदर एक थैली होती है, बाकी गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ, तो उसका जो खा रहा है, उसका जो अपशिष्ट निकलता है, वो अपशिष्ट इस थैली में आके 9 महीने तक जमा रहता है, जैसे रसधानी। कंपेयरिंग करोगे तब बात समझ में आएगी। केवल शिक्षा रटना नहीं है, समझना है, ये समझो पहले। इसलिए बोलता हूं, समझना है तो आओ, नहीं आना है तो दूसरों के पास जाओ यार, मेरा दिमाग मत खाओ। ज्यादा अंतर नहीं है, जो लोग अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, केवल थोड़ा सा अंतर। कुछ छोटी छोटी चीजों को सही करना है बस, समझ में आ रही है बात? कुछ छोटी छोटी चीजों को। मैंने ज्ञान संरक्षण का नियम भी डाला, वीडियो देखना, उसको मैं अच्छे से और बनाऊंगा, क्यों, थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बताया था। अभी ये कहीं पे नियम नहीं है ज्ञान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है, आवेग संरक्षण है, वैसे बहुत सारे, पर मैंने ज्ञान संरक्षण का नियम दे दिया। अब मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं, है ना, पर ज्ञान जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित है ना, उसी प्रकार से ज्ञान भी संरक्षित है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह से ऊर्जा संरक्षित है, अब यहां भी तो हम ऊर्जा बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, यहाँ ऊर्जा बनी जी, ऊर्जा निकली जी, है ना, ऐसा हुआ, तो ऊर्जा संरक्षित, पर ऊर्जा संरक्षण है। संरक्षित का मतलब क्या मतलब इसका, कि प्रकृति में ऊर्जा लिमिटेड है। उसका वह समझना कि जो आत्माएं होती है ना, आत्मा भगवान के पास, वो लिमिटेड। हाँ, अरे आत्मा मतलब जो भी जान प्राण जो भी बोल दो उसको, थोड़ा अलग अलग रूप में दर्शाते रहते हैं, कहते रहते हैं, सब वही है। हमारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो इस शरीर को संचालित कर रही है। वो जिस दिन निकल जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मृत्यु। ये शरीर कोई मतलब का, जल्दी फेंक, बोले जरा इसको, इन साल बास मारेगा, होता ही नहीं होता। वो 21 ओंस की कुछ दिव्य शक्ति होती है जो किसी को दिखती नहीं है, जिसको आत्मा के रूप में अपन देखते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, सफेद सफेद ऐसा वैसा। आत्माएं भी 2 प्रकार की होती है, बुरी होती है तो शैतान चुड़ैल कहलाती है, अच्छी है तो उसको अच्छी आत्मा बोलते हैं, है ना, ऐसा। तो वो कुछ 21 ओंस मात्र, ये ओंस जो है ना, ग्राम से भी, मिलीग्राम से भी बहुत 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 छोटी इकाई होती है। 21 ओंस की लगभग ऐसा
बताया जाता है। आत्मा होती है वो शरीर को छोड़ के निकल जाती है, यमराज उसी को लेके जाता है। वो तो दिखाता है कि फिल्मों में ऐसा शरीर लेके जा रहा है, वो आत्मा रहती है एक्चुअली। अपना पासा उसके पास रहता है कि रस्सी, ऐसा पासा फेंका उसने, आत्मा को फंसाया, चल शरीर तो वहीं रह जा, और शरीर को जला देती है। पंच तत्वों से शरीर बना था। अच्छा, जब ऐसा कहा जाता है जब जन्म भी होता है हमारा, तो आत्मा हमारे माँ के पेट के अंदर हमारा, मतलब धार्मिकता में ऐसा बोले अपन, साइंस तो अलग बात है, तो थोड़ा समझना है ना। यही तो दिक्कत है, साइंस और भगवान में लड़ाई हो रही है आज तक, है ना। साइंस कुछ और बोलता है, भगवान कुछ और बोलता है। पर मैं आपको बता दूं, भगवान ही साइंस है। मतलब भगवान की जो असीम शक्तियां हैं, जो भी है, वही साइंस है। उसको समझ पाना और समझाना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, कुछ दिक्कतें हैं, वो समझना सही हो जाएगा, है ना। तो अभी ऐसा है, तो जब हमारा शरीर बनता है ना, हमारा शरीर पृथ्वी ग्रह में माँ की पेट के अंदर बनता है, आत्मा ऊपर से भगवान भेजता है, जो भी बोल दो, ऐसा है। तो जब वो लेके जाता है, तो वो आत्मा दिया था, तो आत्मा ले लेता है, शरीर यही बना था। बोले शरीर कैसे बनता है? पंच तत्वों से। इसलिए वो जब मरता है तो उसको पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, और वो पच लकड़ी बोलते हैं, वो देते हैं। वो प्रतीक है उसका कि भैया तू पंच तत्वों से मिला था। और पांच तत्व कौन कौन से? तो पृथ्वी आकाश, नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश, और बीच में तीन, जल अग्नि और वायु। ये पांच तत्वों से मिलकर बनता है। तो जो पांच लकड़ी देते हैं ना, वो पंच लकड़ी उसी का प्रतीक है कि भैया पंच तत्वों से मिलकर बना था, जा तेरे को स्वर्ग मिले, खुश रहे, तेरी आत्मा को शांति मिले, पंच तत्व मिल जाते। वो आत्मा चली गई ऊपर, आत्मा अजर अमर है। और भगवान के पास आत्मा भी संरक्षित है, स्थिर है ना। आत्मा भी कैसी है? संरक्षित है। कैसी है? स्थिर है, नियत है। स्थिर, नियत उसी से बनता है स्थिरांक और नियतांक। नियत है ना। ये जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान स्थिर है, नियत है, संरक्षित है। ऊर्जा स्थिर है, नियत, संरक्षित। क्या मतलब है? मतलब ये मतलब एक सीमित है। भगवान के पास भी आत्माएं सीमित है, बहुत सारी। बस वो गुरु पर जैसे अपन ने पढ़े कि ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, वैसे ज्ञान संरक्षण है ना। ज्ञान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। ज्ञान कहां से आया? ज्ञान का भंडार कौन है? चाहे वो साइंस वाइंस जो भी बोल दो, किसी भी तरह का ज्ञान का भंडार जो है हमारे वेद हैं। और वेद पुराण, खुद मुख्यतः वेद से ही सीख करके, वेदों को ही समझ के, पढ़ के अपने शब्दों में कौन बता रहे हैं हमको? वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, महान पुरुष लोग बता रहे हैं, बुद्ध जी बता रहे हैं, है ना। अब्दुल कलाम बता रहे हैं, ऐसे मतलब साइंटिस्ट लोग, न्यूटन, आइंस्टाइन बता रहे हैं। उसी से इंस्पायर होकर के ज्ञान पूरा कहां भरा है? वेदों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, है ना, कुरान में, बाइबिल में। ऐसा नहीं कि हिंदू ग्रंथों में, उनमें भी है, इनमें भरा हुआ है। इनको ही व्यक्ति जो है आइंस्टाइन, ये वो जो लोग हैं, ये सब बताते हैं। आज श्री रविशंकर फलाना डेकाना ओम पटले ठीक है, तो ओम पटले के बाद में आएगा। तो ये जो महान साइंटिस्ट है, या जो भी लोग महान लोग हैं, जो ज्ञान देते, उपदेश देते हैं, बुद्ध हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, जो भी मतलब ऐसे लोगों ने ज्ञान दिया, एक रास्ता दिया दुनिया को। ये रास्ता ज्ञान कहां से लाए? वो गीता का, वो वेदों का, वो रामायण, महाभारत, बाइबिल, पुराण का ही ज्ञान है, समझ गए। अब इस ज्ञान को ओम पटले जैसे आजकल के जो टीचर या कुछ छोटे मोटे अपने मेरे जैसे तुच्छ लोग जो है, वो किसको देते रहते हैं? आप बच्चों को देते रहते हैं। इसलिए मैंने वो वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है, वहां पे इधर पे पूरे चारों वेद दिखाए हैं, फिर वहां पे आइंस्टीन जी का फोटो है, आइंस्टीन का, उसके बाद मेरा फोटो है, उसके बाद बच्चों का फोटो है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ज्ञान क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है ना। वेदों का ज्ञान किसके पास आया? बहुत सारे साइंटिस्ट के पास आया। साइंटिस्ट है, अब हम कहां से पढ़ रहे हैं भैया? हमने पुस्तक में न्यूटन ने ऐसा बताया तो हमको मालूम हुआ, तो हमको मालूम हुआ तो हम आपको बता रहे। तो ज्ञान क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, पर ज्ञान संरक्षित है, ठीक है। वो ज्ञान कैसा? स्थिर है ना, नियत है। मतलब ये अपन समझ लें कि ज्ञान 100, ऐसा मान लेते हैं अपन कि ज्ञान केवल 100 है बस। जैसे आत्माओं को समझ लो आप कि आत्मा जो है 100 है, बस वो रूप बदलते रहती है। और बोलते हैं कि एक आत्मा जो है वो 84 लाख बार रूप बदलती है, बोलते हैं ना ऐसा। 84 लाख योनियों में जन्म होता है। इसमें 7 जन्म किसके होते हैं? मानव के। इसलिए 7 जन्म तेरे यार, 7 फेरे, 7 श्लोक शादियों में, इसलिए 7 ऐसा है। इसलिए 7 रहो, 7 ये 7 का लफड़ा है। चलिए, तो 100 ऐसा मान लेते हैं पर ये परसेंटेज की बात है, इसलिए कि 100 आत्माएं हैं। वो 100 आत्माएं जो है, उसको लाखों करोड़ मान लो 100, वो 100 ही है जो रूप बदल के मतलब भगवान के पास भी आत्माएं कैसी है? संरक्षित है, नियत है, स्थिर है, ज्यादा नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है,
सीमा में सीमित है, लिमिटेड है, वही रूप बदलती रहती है ना। बोले अरे यार किसी को नया जन्म देना है, किसी को निपटाओ, इसको लाओ, चले जा समझ गए। अब 100 पूरी दे दिया मान लो, अच्छा भगवान 100 पूरी नहीं भेजते, अपने पास रखते हैं। अपन अपना पूरा पैसा कभी भी लाइफ भर का बोले यार शादी कर रहे, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया है, पूरा 1 लाख रुपया कैश है हमारे पास, और मान लो हमको शादी करना है, तो क्या आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपया शादी में लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। 60 लगाओगे, 70 लगाओगे, 50 लगाओगे। भैया कुछ सेव रखते हो अपने पास, क्योंकि शादी सब कुछ थोड़ी ना है, उसके बाद जीवन भी तो है। कहीं बीमार पड़ गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, या फिर आपको मालूम है कि यार कल कहीं ना कहीं से पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो खर्च करोगे, मतलब रखते हो ना बचा के। तो भगवान के पास 100 आत्मा है ना, तो वो 80-70 को ही भेजता है नीचे, अपने पास जरूर रखता है। और आपको मालूम है ये सिस्टम कैसा है जी, जन्म भी होता है तो मृत्यु भी होती है, जन्म भी होएगा तो मृत्यु तो बराबर चलते रहता है। इधर कम तो उधर भेज दिए, उधर ज्यादा हो तो उधर निकाल लिए, जो चलते रहता है, चलते रहता। जन्म होगा मतलब कम हुई तो इधर मृत्यु से वापस ले जाएगी आत्माएं, तो वो मैनेज होते हैं, वहीं के वहीं काम चल रहा है, समझ गए। कोई नई चीज नहीं आ रही है, ऐसा ही तो वैसा ही समझ लो, है ना। जो ज्ञान है ना, वो मान लो प्रकृति में ब्रह्मांड में 100 है, ऐसा मान लीजिए। वो 100 ज्ञान ही क्या हो रहा है ना, वो 100 ज्ञान किसमें है? पूरा वेदों में भरा पड़ा है। वो 100 ज्ञान जो वेदों में है, उसी में से ही कुछ कुछ को निकाल करके, और हमारे जो पहले के महर्षि जो होते थे, और राम और द्वापर की जब बात है, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की जब द्वापर और त्रेता युग की जब बात होती है, सतयुग की जब बात होती है, तो वहां तो पूरे कैलकुलेशन थे जी। वो कैसे चला होगा, वहां जोड़ना घटाना, कुंडली बनाना, फलाना ढंग सब था वहां। तो सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य है, वो है, सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट ने बता दिया था अभी कलयुग में, है ना। आर्यभट्ट के नाम पर पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट सूर्य की खोज करता है ना, महान वैज्ञानिक। परमाणु, ठीक है, सबसे छोटा कण होता है परमाणु होता है, पदार्थ का किसने कणाद ने बता दिया था, महर्षि कणाद, नवी में पढ़े अपन ने। तो ये तो सब पहले बता दिए थे जी हमारे यहाँ के लोगों ने, पर क्या था उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, है ना। और फिर बाद में जो है सब ये अभी कलयुग की अपन बात करें तो सब अलग अलग राजा अपने अपने हिसाब से सब चीजें किए। फिर उसके बाद मुगल उगल ये वो सब बाहरी जो है विदेशी सब आक्रमण करता लोग आए, तो उन्हें अपने अपने हिसाब से सब काम किया। फिर अंग्रेज लोग आए तो उन्हें अपने नाम कर लिया सब कुछ। वो तो बोलते हैं जो कोहिनूर भी हमारा है, अबे तुम्हारा थोड़ा भी हमारा है, वो तुर्की जाली साला हमारे पास है। हमारे भारत की सोने की चिड़िया को जाली, और हमको बोलते तुम क्या, तुम तो गरीब भिखारी हो, नंगे भारत के लोग हैं। अबे नंगे तुम थे पहले। हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत चलती थी तो बेटा घोड़ा और हाथी भी जो है ना सोना पहनते थे, हैं सोना पहनते थे हमारे यहाँ घोड़े हाथी भी, और तुम नंगे पुंगे घूमते थे जंगल में, लड़ रहे थे वहां जीवन जीने के लिए, शिकार करो। तो वो देश है हमारा, वो संस्कृति सनातन पहले से चले आया है ना। समय समय से सब बदलते रहता है, कोई बात नहीं, समय फिर से करवट लेगा और फिर से भारत एक विश्व गुरु बनेगा। सोने की चिड़िया फिर से तो हाई अभी भी, पर पंख गए और फिर से पंख लगा लेगा अपने सोने के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो समझ गए। तो ये ज्ञान संरक्षण का नियम मैंने दे दिया आप लोगों को कि जिस तरह से ऊर्जा और द्रव्यमान संरक्षित है ना। मतलब देखो प्रकृति में पदार्थ नियत है, नियत का संरक्षित नियत समझ रहे हो। मैंने सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल दिया आपको कि मान लो कि आपके पास केवल 100 रुपया है, उसी से आप खेलते रहते हो लाइफ भर, है ना। कभी उसको खर्च कर लेते हो फिर ला लेते हो, खर्च कर लेते हो फिर ला, सवई आपका। मतलब जो चीजें हैं वो लिमिटेड है आपके पास, उसी में आपको जो भी करना है। ऐसा ही ज्ञान भी है, पूरा ज्ञान वेदों में ठूसा पड़ा हुआ है। पूरे प्रकृति का ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में है, गीता में, रामायण महाभारत वगैरह, बाइबिल कुरान उसमें है, ठीक है। उसी के सब रूप है वो, उसी में है ना। वेदों का ज्ञान गीता में है ना। बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो कुछ और नहीं थे, वो पूरा गीता का ज्ञान है। आप उसको दोनों को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, आपको कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कंपेयर, तुलनात्मक स्टडी, कंपेयर, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कंपेयर, कॉन्सेप्ट बनेगा इससे, जीवन समझ में आएगा इससे, ठीक है। ऐसा है ना। जो मिसाइल खोजी, मिसाइल अग्नि मिसाइल बनाया, अग्नि मेर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कहां से सीखे थे, कहां से उनको दिमाग में आया, है ना। गीता से, महाभारत से दिमाग, बर्बरिक महाभारत वाला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये सब चीज तो ये ऐसा है। तो ज्ञान नियत है, बस वो एक रूप से दूसरे में बदल रहा है ना, अलग अलग रूप में आ रहा है। तो वही नियम है। जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का होता है, संवेग संरक्षण का होता है कि ये द्रव्यमान जो है नियत होता है, स्थिर संरक्षित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये दो, यहां पे एक बात और समझना जी, ये जो द्रव्यमान संरक्षण होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है, संवेग आवेग कोणीय संवेग, जितने भी संरक्षण के नियम हैं, अब ओम पटले ने दे दिया आपको ज्ञान संरक्षण का नियम, ठीक है। एक और जुड़ गया। तो जितने भी संरक्षण नियम इनको दो तरह से बोल सकते हैं आप। एक तो आपको बिल्कुल रटा हुआ आपके दिमाग में, ना इसको उत्पन्न कर सकते, ना इसको नष्ट कर सकते, इसको एक रूप से दूसरे में
परिवर्तित कर सकते हो। उसी का एक और रूप है, एक दूसरी परिभाषा उसी को बोल सकते हो आप दूसरे शब्दों में कि जैसे कोई भी जैसे द्रव्यमान है मान लीजिए, तो द्रव्यमान प्रकृति में ब्रह्मांड में द्रव्यमान नियत होता है या स्थिर होता है या संरक्षित होता है, ऐसा भी। तो उसका मतलब वही हुआ, न इसे नष्ट कर सकते न इसे उत्पन्न कर सकते, इसे केवल एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। दो तरह की परिभाषा होती है, ठीक है। तो वही सब चीज संरक्षित स्थिर नियत ऐसा। तो ज्ञान संरक्षण का नियम, ज्ञान भी तो भैया सीमित ही है ना, ठीक है। हाँ एक बात और है, हमारे लिए असीमित है, हमारे लिए संरक्षित नहीं है, पर प्रकृति की तो संरक्षित है ना, समझ में आ रही बात है ना, प्रकृति के लिए संरक्षित है। जैसे ऊर्जा हमारे लिए सीमित है क्या, हम तो ऊर्जा का एक कण भी नहीं है जी, जो ब्रह्मांड की प्रकृति की ऊर्जा उसका एक कण भी नहीं है हम तो, ठीक है। द्रव्यमान का एक कण भी नहीं है हम, इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसमें द्रव्यमान क्या है, हमारा 50-100 किलो क्या होता है वजन, द्रव्यमान जो भी बोल दो, है ना, कण भी नहीं है हम तो उसकी तुलना में। तो वैसा ही ज्ञान प्रकृति में बहुत विशाल है ना, प्रकृति के लिए संरक्षित नियत है, हम मानव के लिए, एक मानव के लिए बहुत छोटी सी बात, एक कण मात्र है। जैसे ऊर्जा कण मात्र है, हम ऊर्जा के रूप में, प्रकृति में ऊर्जा के रूप में कण मात्र है, पदार्थ के रूप में कण मात्र है, वैसे ज्ञान के रूप में कण मात्र है, बिल्कुल कंपेयर है बिल्कुल। तो ज्ञान संरक्षण का नियम, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया, ओम पटलेसर 009/2023 ऐसा है। चलो जी, हाँ देखो, तो यहां समझ में आया, इसका अपशिष्ट कहां रहता है, राजधानी में रहता है और समय के साथ वो हट जाता है। वैसे ही प्लेसेंटा से भोजन आया, अब भोजन आएगा तो भाई जब खाएगा तो निकालेगा भी, तो निकालता कहां है, तो ये इसके पास एक थैली होती है, वो अपना, अबे तेरी तो अपना अपशिष्ट कहां छोड़ देता है, इस थैली में छोड़ देता है। अब ये थैली से हमेशा बाहर नहीं निकलते रहता, वो मां के पेट में 9 महीने तक, 9 महीने तक नहीं, एक्चुअली वो पूरी तरह से जो जाइगोट है, भ्रूण है, वो पूरी तरह से विकसित होगा, मतलब 2-3 महीने में, 3 महीने में लगभग होता है। तो 3 महीने के बाद से फिर वो लगभग 5-6 महीने, तो 5-6 महीने तक अंदर जो भी खाता पीता है, उसके बाद हाँ, अब सबसे पहले मस्तिष्क बनेगा, हृदय बनेगा, सब अंग अंग बनेंगे, उसका इधर का मतलब डाइजेशन सिस्टम बनेगा, पाचन, तब तो वो खाएगा, पचाएगा और निकालेगा, ऐसा। तो लगभग 3 महीने के बाद, है ना, मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर लगभग ऐसे 2.5-3 महीना, है ना, ऐसा है। तो भूल गया हूं, पहले था तो, हाँ तो समझ लो। तो यहां से जो है निकालेगा, और वो थैली में बहुत कम निकालता है, ज्यादा खाता भी बहुत कम है, निकालता भी बहुत कम। इधर मेरी बात सुन, अपन अपनी जितनी एनर्जी हमको चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए होती है हमको, ऊर्जा कितनी चाहिए होती है हमको एक दिन के लिए, बताओ, 3000 कैलोरी लगभग। हमको एक दिन के, अपने एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन के कामों को संपादित करने के लिए, चलाने के लिए, एक दिन की अपने को शरीर चलाने के लिए लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, पर व्यवहारिक मात्रा कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी CAL संकेत है उसका। 3000 कैलोरी, 2800 हो गया, 3200 हो गया, कोई बात नहीं, लगभग 3000 कैलोरी होना चाहिए। तो 3000 कैलोरी के लिए या तो आप इतना सारा खाना खाओ 4 बार, खाते कि नहीं खाते, या तो आप एक टेबलेट खाकर भी 3000 कैलोरी की पूर्ति कर सकते हो। ये जो एस्ट्रोनॉट्स लोग, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, तो वो भोजन लेके थोड़ा वहां क्या भात खाना पाएंगे, वहां क्या है, चलो ये गैस लाओ, चूल्हा लाओ, पिकनिक बनाने गए हो क्या वहां, उन लोग क्या करते हैं, और वो कई दिनों तक रहते हैं वहां महीने में, तो वो टेबलेट ही खाते हैं उन लोग पर डे, हर दिन। अरे तो टेबलेट, वही तो बता रहा हूं, मतलब हमारे शरीर को 3000 कैलोरी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी कैसे आती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन कुछ और नहीं है, समझो पहले, ये भोजन का जो सिस्टम है ना, ये कुछ और नहीं, जो अपन ये दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं ना, ये कुछ नहीं करता, समझ लो। हम जो भोजन खाते हैं, मैं डाइजेशन सिस्टम को ऐसा बना रहा हूं, समझना, हम जो भोजन खाते हैं, यहां से खाया, यहां से निकाल दिया। आप खाते हो मान लीजिए 1 kg भोजन, तो 1 kg में से आप ये समझ लो कि लगभग आधा बोल देता हूं, चलो आधा, है ना, आधा मतलब 500 ग्राम, यानी आधा केजी जो है, आधा किलो भाग जो अपन बाहर निकाल देते, ठीक है। और तो ये जब पचता है, तो पचने के बाद यहां से कौन कौन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और जो भी कुछ पदार्थ हैं, वो अपन क्या करते हैं, भोजन, देखो भोजन ऐसा आ रहा है, इसी में से यहां से कुछ चीजों को अपन अलग कर लेते हैं, बाकी भोजन को छोड़ देते, लगभग यहां से बाहर उसको सुबह निकाल देते हैं बाहर, और ये चीजों को रख लेते हैं बस। तो ये भी पूरी आधा किलो नहीं है, ये ऐसा मतलब ना आधा किलो है, इसमें पानी वानी बहुत सारा कुछ रहता है, वो सब अपने अपनी जगह चल जाता है। तो कुछ परसेंट हिस्सा, 10-20% हिस्सा जो रहता है वो भर रहता है, ये शरीर के वृद्धि विकास में काम आता है, बस बाकी बाहर निकाल देते हैं अपन, ऐसा है।
ठीक है, इतने से की जरूरत है अपने को। 3000 कैलोरी, 3000 कैलोरी ऊर्जा बनाने के लिए हमको कितने, केवल इतने से की जरूरत है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया ना अभी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेन है, वसा प्रोटीन वगैरह, तो मेन उसमें क्या आता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तो वो अपने को मिलना चाहिए। अपने पास कुल मिला के बात यह है कि अपने पास 3000 कैलोरी ऊर्जा, वो एटीपी वाली ऊर्जा, एटीपी वाली माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से जो बनती, वो ऊर्जा अपने को चाहिए अपने दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए, वृद्धि विकास के लिए। और यदि तो वे क्या करते हैं, एक टेबलेट में वो सारी, वो जितना मतलब यहां पे अपन अवशोषित करते हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्राण, पोषक पदार्थ जितना हम भोजन से लेते हैं, उतना एक टेबलेट में भर देते हैं। बहुत समझ, एक टेबलेट में उतनी चीजें रहती है भाई, साइंस है ना। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें काय में आ जाती है टेबलेट में। वो एक टेबलेट खा लेते हैं तो उनको जो भोजन से प्राप्त करते हैं वो चीज यहां मिल जाती है, तो वो ना खाते ना निकालते। तो जैसे राजधानियां होती है ना, ये अपशिष्ट भाग होता है इसका, और सबसे बड़ा अंग होता है ना। और उसी प्रकार जो है, जो ये गर्भाशय है माँ का, ऐसा बनाया मान लो ये गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर 9 महीने बच्चा डेवलप होता है। तो जब ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से उसको भोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो मिलता है, ठीक है। और जब वो भोजन खाएगा तो भैया निकालेगा भी, पानी पिएगा तो भैया निकालेगा भी, मूत्र विसर्जन करेगा। तो मूत्र और मल उसका बाहर नहीं निकलता, ठीक है। वैसे जीव जंतुओं का खाता है, समय समय पे बाहर निकालते रहता है, खाता भी निकालता है, रोज खाता है रोज निकालता है, रोज खाता है रोज निकालता है। पर पेड़ पौधे रोज खाते हैं पर रोज नहीं निकालते हैं, सेव रखते हैं और कुछ महीने, 4 महीने, साल 2 साल के बाद फिर पत्तियों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। आपको मालूम है ये चीज, है ना। तो वैसे यहां पर ये 9 महीने तक, वैसे 9 महीने तक पूरा नहीं होता है, क्योंकि लगभग 3 महीने तक, लगभग 2.5-3 महीने तक बच्चा डेवलप होता है। उसके बाद फिर ये प्लेसेंटा वगैरह सब, और लगभग 6 महीना मान लीजिए, है ना। वो जो कुछ भी खाता है, मां के माध्यम से खाता है, तो अपशिष्ट यहाँ पे रखता है। और ये अपशिष्ट तो बस जैसे ये पादप कोशिका में रसधानी जो काम करती है ना, वही काम ये थैली करती है। और इस थैली को क्या बोलते हैं अपन, वो लोकल अपन लैंग्वेज में कास की थैली, ऐसा कास की थैली ऐसा बोल देते हैं, पर इस थैली को कुछ और नाम देते हैं, अपशिष्ट थैली अपन बोल सकते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है, वो मैं सिर्फ केवल मानव की बात नहीं कर रहा हूं, ये जीव जंतु, मतलब सॉरी जंतुओं में भी, मतलब गाय, भैंस, कुत्ता वगैरह वगैरह जो है ना, इनमें मतलब जो बच्चे देने वाले हैं, स्तनधारी, पर बहुत सारे स्तनधारी बच्चे नहीं देते, अंडे देते, हाँ, पर ज्यादातर, है ना। स्तनधारी का मतलब जो स्तन धारण किए रहते, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, अब वो विकसित हो चाहे वो अविकसित हो, मतलब, है ना, ऐसा। तो स्तनधारी हो तो ज्यादातर स्तनधारी डायरेक्ट बच्चे देते हैं, है ना। जो अंडे देते हैं वो तो शरीर में आते हैं, पक्षी वर्ग में आता है। खाद्य अपवाद तो आपको मालूम है, प्रकृति में कहीं शुद्ध है ही नहीं कुछ भी, है ना, सब अपवाद है। जैसे स्तनधारी में क्या आता है, आपका चमगादड़ आता है, पर वो बहुत सारे अंडे देता है, नहीं बच्चे देता है ना। हाँ, पर बहुत सारे हैं ऐसे अपवाद जो स्तनधारी पर अंडे देते हैं, है ना, ऐसा है बहुत सारे। जैसे बताओ, मछली कौन सी वाली, डॉल्फिन नहीं, वो वेल, हाँ, वो भी बच्चे देती है, डायरेक्ट बच्चे देती है ना। चलो खैर हाँ, तो देखो, तो जितने भी बच्चे देने वाले जीव हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक थैली होती है, जैसे यहाँ पे राजधानी होती है, ऐसी थैली होती है, और उसमें मलमूत्र जमा रहता है उसका। और बच्चे के जन्म के साथ, जन्म के समय, मतलब या तो पहले थैली निकल जाती है, बाद में निकलती, जो भी जनरली ऐसा होता है कि बच्चा पहले निकलता है और उसके पीछे क्योंकि उसमें जुड़ी रहती है, तो बच्चा पहले बाहर आता है, पुष्ट, और बच्चे का भी पहले ये वाला भाग, मतलब जो है अपना मस्तिष्क वाला भाग, ब्रेन वाला पहले बाहर आता है, फिर हाँ, पर किसी में उल्टा आता है, तो उसको क्या उल्टिया बोलते हैं, कुछ और नाम से बोलते हैं, प्यारू बोलते हैं, प्यारू अपना गांव में, और कुछ और, तो वो पैर तरफ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, 100 में 1-2 केस होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके सल वल कमर अमर दुखती, तो उनसे पैर छुआ दो तो वो सही हो जाता है। अब कितना तक सही है पता नहीं, अब आप लोग देखना, कभी मेरे को ऐसा मौका तो आया नहीं, पर सुना हूं मैंने ऐसा। बाकी जनरली अपवाद मैंने क्या बोला, सब में है, प्रकृति में कोई भी परिपूर्ण नहीं है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये सर से बाहर निकलते हैं, तो जब ये बाहर निकलता है, साथ में जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा भी जुड़ा रहता है और नली वो भी जुड़ा रहता है, ठीक है, प्लेसेंटा के साथ। तो वो भी बाहर निकल जाता है, और प्लेसेंटा को काट देते हैं, उसको नाल बोलते हैं। फिर सूख के वो 6 दिन बाद जो है तो छठी होती है, फिर ऐसा, है ना, वाला भाग रहता है, वही नाल है, वो प्लेसेंटा ही एक्चुअली। इसको काट देते हैं, ऐसा सूख, अपने आप तो काट दोगे तो सूख जाता है, हाँ, अपने आप सूख जाता है, झड़ जाता है, वहां से हट जाता है, तो फिर वो नाभि बनती है अपनी। मतलब हमारा जो 9 महीने तक मां के घर में पेट होता है, वो मुंह होता है, वो मुंह ना होकर के नाभि होता है। मतलब 9 महीने तक हम नाभि से भोजन लेते,
समझ गए, 9 महीने तक नाभि से, मतलब 9 महीने तक हमारा जो मुंह है वो नाभि होती है एक्चुअली, है ना, सीधा संबंध रहता है, वो सीधा अमाशय से उसका जो भी है, ठीक है, बाद में फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे हमारी हड्डियां शुरू में 300 रहती है, पर जुड़ जुड़ के बाद में 206 हो जाती है, बड़ा अलग अलग सिस्टम, समझोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में आएगी चीजें। हाँ, तो ये सब बाहर निकलता है। तो ये जिस तरह से 9 महीने, मैं 9 महीने बोल रहा हूँ, 6 महीने जो भी, तो अंदर रहता है और एक फिर 9 महीने के बाद बाहर निकलता है, वैसे यहाँ पर पत्तियों में भी ये काम। तो जो राजधानी जो काम करती है ना, ये कांस की थैली, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कांस थैली बोल रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। अपन लोकल में तो यही बोलते हैं। जानवर वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने, यदि इंसानों में देखने नहीं आया होगा तो घर में जानवर वगैरह कभी देखे होंगे। तो जब जानवर जन्म लेता है, कोई भी गाय भैंस, ठीक है, बैल, मैंने जन्म लेता है बोला, देता थोड़ा बोला, तो बैल नहीं लेगा जन्म लेता है, हाँ ठीक है, मतलब बैल जन्म देता नहीं है पर लेता तो है ना, मैंने जन्म लेता है बोला ना भैया, ठीक है। हाँ, तो जन्म देता है मतलब गाय बकरी जो भी है, भैंस और जो भी अन्य है ना, हाँ क्या बोलते हैं अपना, मछली हो गई या जो भी ऐसा कुछ, ठीक है, मुर्गी अच्छा मुर्गी तो नहीं देती, बोला कि स्तनधारी की बात कर, हाँ, तो उसके साथ में निकलता है और पूरा अपशिष्ट जमा रहता है। तो ये जो कांस की थैली है और ये जो रसधानी है, ये कैसे हुए, समतुल्य हुए, परंतु ये पादप में और ये जंतु में, ठीक है ना, ऐसा है। देखो जी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब जो मानव अंदर से, मतलब मानव मतलब बेबी डेवलप होता है 9 महीने तक, वो जो खाता है, पोटी मूत्र विसर्जन करता है, अपने साथ में रखता है, जैसा पेड़ पत्ती रखती है, ठीक है, पौधा रखता है अपने साथ में रखता है। उसके बाद फिर बाहर जब निकलता ना इंसान, है ना, तो वह ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये फलाना ठिकाना बड़ा बास मार रहा है बे, 9 महीने साथ में लेके घुमाए बे, है ना। जिस चीज को हम मूत्र और इसको बड़ा बोलते तो अभी पेट में ठूसा पड़ा हमारे, है वो तो ऐसा है जी, वो भर जाता है, प्रेशर पड़ता है तो बाहर निकलता है, तो वहां तो पूरा गंदा है पूरा अंदर में, सोचो, सोच के थोड़ा इमेजिन करो ऐसा मलाशय के अंदर जाके जो चारा पूरा गंदा गंदा चिपका होगा, पर हम लोग बड़ा हाँ छी ऐसा वैसा, ठीक है ना।